हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग को 2026 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो जब भी आपके पास आ रही होगी तो 2026 का न्यू ईयर लग चुका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। बाकी आप लोग का न्यू ईयर तो इस यूनिवर्सिटी ने खराब कर ही दिया है एग्जाम कंडक्ट करा के। बट चलिए ठीक ही है, कम से कम आप लोग को 1 तारीख को पेपर नहीं देना है, इतना अच्छा है। बाकी आपके जूनियर्स का तो कल ही पेपर है, तो ठीक है, जो भी है क्या कर सकते हैं। बाकी बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि इस न्यू ईयर आपके जो भी विशेष हैं एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों एंड 2026 आपके लिए 2025 से बेटर साबित हो। बाकी इन सारी बातों के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने 2 मार्क्स को। और देखिए, यहाँ पे इन 2 मार्क्स को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया है, जैसा कि आपको पता ही है। और इसको आप मतलब एट लास्ट में ही देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ इसके भरोसे मत चले जाना। लास्ट वीडियो में मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेना, एटलीस्ट वी वाले तो देख ही लेना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के ऊपर। तो अब देखो, एडल्ट्रेशन का मतलब ही होता है मिलावट। यानी ये हमारी वो दवाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें कुछ मिलावट होती है, कंटामिनेशन होता है। अब मिलावट ऐसी होती है जो कि अच्छी नहीं होती बेसिकली, है ना। हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि दवा की क्वालिटी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो सकती है। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हमारी बेसिकली अच्छी ड्रग्स नहीं होती। अब स्पूरियस, देखो स्पूरियस का सिंपल सा मतलब होता है नकली दवाएं। यानी कि देखो, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि बिल्कुल ही खराब क्वालिटी की होती हैं, फेक दवाएं होती हैं। लेकिन इन पे जो लेबलिंग होती है वो ऐसी होती है कि यहाँ पे मतलब इनको लेबल ऐसा किया जाता है कि इनके अंदर सारी चीज़ें सही हैं, बट एक्चुअल में दवाएं बहुत ही खराब क्वालिटी की होती हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पे स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ना हम लोग जल्दी जल्दी में ही देखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी भी इसको पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसका कोई पर्पज नहीं है। हम ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों का मतलब समझ लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज आप खुद देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर। तो अब देखो, ये भी हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी होती है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि हमारे क्या करती है, जो भी ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, ठीक है, रेगुलेशंस हैं, तो उनको यहाँ पे कह सकते हो रिकमेंड करती है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी दवा की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी होती है उनको रिव्यू करती है, उनको इवेल्युएट करती है, मतलब उनको चेक करती है। जो भी न्यू ड्रग्स होती हैं बेसिकली, मान लीजिए कि कोई नई दवा अगर बन रही है तो नई दवा को अप्रूवल से पहले कि वो जो नई दवा है वो सेफ है, इफेक्टिव है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, उसको रिव्यू करने का काम भी हमारी ये कमेटी करती है। उसके बाद यहाँ पे ये सजेस्ट करती है स्टैंडर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग। मतलब कि देखो, मान लो जो भी दवा है, ठीक है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और सेल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक स्टैंडर्ड होता है ना कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करके सारी चीज़ें हो, तो इस स्टैंडर्ड को हमारा यही कमेटी यहाँ पे कह सकते हो सजेस्ट करती है कि कम से कम इस लिमिट में तो होनी ही चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग में इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको भी हमारा यही एडवाइजरी जो है कमेटी हमारी सजेस्ट करती है, ठीक है। देखो, बनाती नहीं है, सजेस्ट करती है, चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में, जो जिसके ऊपर हमारी बेसिकली पूरी की पूरी यूनिट 1 और यूनिट 2 है। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसको क्यों बनाया गया। तो सबसे पहली बात कि जो भी दवाएं हमारी इंडिया के अंदर सोल हो रही है, मतलब बिक रही हैं और यूज हो रही हैं, ठीक है, वो हमारी गुड क्वालिटी की हो, उनके अंदर कोई भी मिलावट ना हो, कंटामिनेशन ना हो, उनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, भाई देखिए, जब दवा हमारी सेफ होगी तो कंज्यूमर्स भी हमारा सेफ रहेगा, वो हार्मफुल दवाओं से बच पाएगा, है ना। उसके अलावा हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जैसे कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलनी चाहिए, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिले, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं ना मिले, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। और उसके बाद अलावा हमारा इंश्योर दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है। तो जो भी हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई हों। और जो फॉल्स क्लेम है, मतलब कि कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हो सकता है उतना अच्छे से काम ना करें, लेकिन उनके ऊपर फॉल्स क्लेम किया जाता है कि ये दवा बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो उन सबको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम भी हमारा ये जो एक्ट है ये करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, अभी हमने स्पूरियस ड्रग्स पढ़ा। स्पूरियस ड्रग्स क्या होता है, नकली दवाएं होती हैं। लेकिन मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होता है, देखो मिस ब्रांडेड ड्रग्स ना नकली दवाएं नहीं होती हैं, दवाएं सही होती हैं, बस इनकी ब्रांडिंग थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से कर दी जाती है। मतलब इनकी ब्रांडिंग में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं और उसको वायलेट करती हैं। मतलब दवा सही है, बस ब्रांडिंग में थोड़ी गड़बड़ी है, तो इसको हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोलते हैं।
उसके बाद फॉरेंसिक फार्मेसी, तो फॉरेंसिक मतलब देखो जब भी हम लोग यहाँ पे फार्मेसी नॉलेज के प्रिंसिपल्स को अपने कह सकते हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे फॉरेंसिक लैब आपने पढ़ा ही होगा, तो जब फॉरेंसिक मतलब कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में हम लोग अपनी फार्मेसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज और एविडेंसेज को फोकस रखते हुए, यानी कि मतलब मान लो दवा से रिलेटेड अगर कोई भी मान लो नियम का उल्लंघन किया गया हो तो उन सारे केस में हम लोग यहाँ पे फॉरेंसिक फार्मेसी को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो ये हमारी स्टडी ऑफ लॉज रेगुलेशंस एंड लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस को, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, चाहे दवा को बनाना हो, चाहे दवा को बेचना हो, ठीक है, चाहे एजुकेशन वगैरह हो, उन सभी के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स हमारा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी की अपीयरेंस को क्या करता है, इन्हांस करता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक्स या फिर क्लींस, जैसे कि हम लोग बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या होता है, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, ठीक है, हमारा साबुन वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हमारी कॉस्मेटिक्स के अंदर आ जाती हैं विदाउट अफेक्टिंग द बॉडी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, जैसे कॉस्मेटिक्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी की अपीयरेंस को थोड़ा बढ़ा देती है लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो उनको हम लोग कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। लोन लाइसेंस की बात करें तो देखो ये हमारे टाइप का ऐसा लाइसेंस होता है जो कि हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लाइसेंस लिया तो आप क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे दवाओं को बनाते हो जो जगह किसी और के नाम है, ठीक है, मतलब कि वो मैन्युफैक्चरर उसका कोई और है, मतलब नाम भी किसी और का होगा और जगह भी किसी और की होगी, बस प्रोडक्ट यहाँ पे आप बना रहे होगे यूजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो ये आपका हो जाता है लोन लाइसेंस। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है राइट इन डिटेल अबाउट शेड्यूल एच। अब देखो शेड्यूल एच क्या होता है कि शेड्यूल एच में बेसिकली हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, मतलब इसके अंदर हमारा बताया गया है कि जो हमारी मान लो कोई दवा अगर मैन्युफैक्चर करी जा रही है तो मैन्युफैक्चर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग कि मतलब कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर पर्सनल मतलब कौन कौन से लोग होने चाहिए, कौन कौन से कह सकते हो हमारे एम्प्लॉय होने चाहिए, और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो उन सभी चीज़ों की कह सकते हो स्पेसिफिकेशन हमारी शेड्यूल एच में होती है। शेड्यूल जी की बात करें तो शेड्यूल जी हमारी वो ड्रग्स को इंक्लूड करता है जो कि मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी चाहिए और उनके अंदर कॉशन मेंशन होता है, मतलब ये हमारी वो दवाएं होती हैं जिनको खुद से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जैसे इंसुलिन, एड्रेनालिन, ये हमारी शेड्यूल जी की ड्रग्स आ जाती है। शेड्यूल एच के अंदर हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाती हैं जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऑर्डर पर ही जो है सेल होनी चाहिए, मतलब कि जब उसने यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो तभी यहाँ पे वो दवा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देखो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी मतलब ये सेंट्रल लेबोरेटरी होती है जो कि हमारी क्या करती है, कह सकते हो जो भी दवा है उनकी क्वालिटी, प्योरिटी, पोटेंसी को यहाँ पे चेक करती है, उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करती है। उसके बाद देखिए डेवलप्स एंड रिकमेंड स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे जैसे कोई भी दवा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड कि हाँ इतनी तो ये दवा प्योर होनी ही चाहिए, इतनी इस दवा की क्वालिटी एफिकेसी होनी चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड जिससे मीट करके, जिससे कंपेयर करके दवाएं बनाई जाती हैं, वो भी हमारी ये लेबोरेटरी पर जो है डेवलप करती है। और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे जो दवाएं बन रही है वो जीएमपी को फॉलो करके बन रही है कि नहीं बन रही है, मतलब वहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो भी ड्रग लाइसेंस है उनको वेरीफाई करना, अप्रूव करना, ये भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ पे काम होता है, ताकि मतलब जो सही लोग हैं वही दवा को मैन्युफैक्चर कर पाए, वही दवा को सेल कर पाए, तो उनके लिए जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पे सारी चीज़ों को वेरीफाई करके देना, ये भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का ही काम होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन द टर्म रिटेल सेल एंड होलसेल। तो देखिए सिंपल सी बात है, रिटेल सेल का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे हमारे आसपास जो लोकल मेडिकल शॉप होती है वो रिटेल सेल हो गई, और होलसेल मतलब कि जो रिटेल सेल वाले जो मेडिकल शॉप होते हैं वो दवाएं जहाँ से कह सकते हो होल सेल में खरीदते हैं, है ना, बड़े बड़े जो बंडल्स वो जहाँ से खरीदते हैं वो हमारी होलसेल शॉप हो गई। जैसे आपके मोहल्ले में जो किराने की दुकान है वो रिटेल सेल हो गई, और जो बाजार में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती है जहाँ से वो बंडल्स में सामान लेके आते हैं वो होलसेल हो गया, सिंपल से है। उसके बाद देखो डिफाइन द टर्म रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। देखो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हमारा एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि दे तो दिया जाता है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कि मतलब आप बना तो सकते हो दवाओं को, या फिर कह सकते हो जिस भी चीज़ में लाइसेंस दिया गया है वो काम आप कर तो सकते हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, ऑफन रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज और द कैटेगरी ऑफ दैट कैन बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर। जैसे मान लो जो आपको सेल का लाइसेंस मिला है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है, और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो उसमें कुछ चीज़ें मना कर दी गई हैं, या तो कुछ दवाओं को आप नहीं बना सकते हो, बेच सकते हो, या तो कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर सकते हो, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने
डिफाइन गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट क्या होता है। जैसे एनालिस्ट मतलब कि जो एनालिसिस परफॉर्म करता है। अब गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट मतलब कि हमारा वो प्रोफेशनल होता है जो कि क्या करता है, दवाओं को टेस्ट करता है, एनालाइज करता है, जो भी हमारी कंट्रोल सब्सटेंस है ना, उनकी मतलब कह सकते हो एनालिसिस परफॉर्म करने का। जैसे मान लो किसी दवा की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी चेक करनी है, तो उसको अगर सेंट्रल लेवल पर चेक करना है तो ये हमारे गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट परफॉर्म करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पब्लिक सेफ्टी है, ठीक है, वो यहाँ पे इंश्योर हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब कि ये हमारी वो अथॉरिटी होती है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली बात कि देखो अगर मान लो इंपोर्ट का लाइसेंस देना है तो इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और मान लो कि अगर हमें जहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, इसका जो लाइसेंस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सिंपल सी बात, देखो लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। सेंट्रल वाली अपॉइंट करती है इंपोर्ट वगैरह के लिए और स्टेट वाली अपॉइंट करती है हमारी सेल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट के बारे में। तो देखो नार्कोटिक मतलब कि वो हमारी जो नशीली दवाएं होती हैं, साइकोट्रोपिक मतलब कि जो हमारे ब्रेन सीएनएस पे अपना एक्शन शो करती हैं। तो देखो ऐसी दवाएं क्या होती हैं कि ऐसी दवाएं जो है हर किसी को खुले में नहीं मिलनी चाहिए। तो इन दवाओं के सेल और यूज पे जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमारे ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे रूल जो है यूज टू सीज प्रॉपर्टी। अब मान लो कि कोई अगर दवा को ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब कि दवा को ब्लैक में सेल कर रहा है, ऐसी दवाओं को जो कि हमारी नशीली दवाएं, तो वहां पे उसको सीज करना उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे माइंड अल्टरिंग मतलब कि हमारे दिमाग को थोड़ा सा, जैसे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सीएनएस पे अपना एक्शन शो करते हैं, तो ये माइंड को थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं। तो इन सारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमारे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब कि हमारा ऐसा अल्कोहल मतलब एथेनॉल होता है, ठीक है। अब एथेनॉल अगर उसके अंदर बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है तो वो हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल हो जाता है और ये हमारा मेनली लैबोरेटरी सेटिंग्स में यूज होता है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस, मूड, परसेप्शन और बिहेवियर को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक। तो कौन कौन से मतलब कह सकते हो ऑफेंसेज हैं, मतलब कौन कौन से नियम हैं, उनका उल्लंघन करने पर आपको क्या क्या सजा हो सकती है। तो देखो ऑफेंसेज की बात करें तो मान लीजिए आपने जो भी जैसे मान लो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आपने उनका उल्लंघन किया या फिर आपने जो है इलीगल तरीके से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल डीलिंग करी, तो उस केस में अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10 से 20 साल तक की सजा और लगभग 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। और दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको 15 से 30 साल तक की सजा और 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। और अगर यहाँ पे देखिए जो कैनाबिस मतलब जो धतूरे का प्लांट होता है, ठीक है, अगर वहां पे भी आपने किसी नियम का उल्लंघन किया तो उस केस में भी आप लोगों को पहले बार पकड़े जाने पे 10 से 20 मतलब ये सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। एंड उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलीगल पोजीशन मतलब कि मान लो आप जो है कोकेन वगैरह, मॉर्फिन वगैरह, मान लो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो इनकी खेती करते हैं, तो इनकी एग्रीकल्चर मतलब इनकी जो है कह सकते हो इनको उगाने वाले भी इनको खुद से नहीं रख सकते हैं, है ना। मतलब पोजीशन मतलब होता है कि कब्जा कर लेना या फिर खुद के पास रख लेना। तो खुद के पास आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं रख सकते हो। अगर ऐसा करने में पकड़ा जाता है तो 1 साल तक की सजा या फाइन हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी मान लो फॉल्स अकाउंट मेंटेन करना या फिर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना, या फिर जो है अगर मान लो अथॉरिटी ने आपसे लाइसेंस मांगा और लाइसेंस नहीं दे पा रहे हो तो उस केस में भी लगभग 5 साल तक की सजा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैजिक रेमेडी की बात करते हैं। तो मैजिक रेमेडी मतलब कि जो जादुई टोना टटका वगैरह होते हैं, जैसे तिलिस्म, मंत्र, कवच, चरस, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि यहाँ पे मतलब कह सकते हो बिलीव करती हैं या फिर क्लेम करती हैं कि उनके पास मैजिकल पावर है और वो यहाँ पे बीमारी को डायग्नोस कर सकती हैं, ठीक है, ट्रीट कर सकती हैं या फिर डिजीज को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकती है। तो ऐसी चीजें हमारी मैजिक रेमेडी के अंदर आ जाती हैं। मतलब इनके अंदर कोई थेरापेटिक जो है कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होता है, बस ये क्लेम करते हैं कि ये जो है जादू से बीमारी को सही कर देंगे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ एनी 4 नार्कोटिक ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा मॉर्फिन, कोकेन, फेंटानिल और ऑक्सीकोडोन, तो ये सारे हमारे कुछ नार्कोटिक ड्रग्स आ जाती हैं। पॉइजन की बात करें तो पॉइजन मतलब सिंपल सी बात है ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्म कर सकता है या फिर डेथ कर सकता है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, इवन इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, जैसे देखिए पहली बात तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का मतलब है कि जो भी यहाँ पे मान लीजिए दवाएं बन रही हैं
या फिर परफ्यूम। देखो टॉयलेट प्रिपरेशन से मतलब यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह से हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज करी जाती है, जैसे मान लो कोई परफ्यूम है, कोई सोप वगैरह भी है जिसके अंदर अल्कोहल अगर यूज हो रहा है, तो उस केस में जो अल्कोहल यूज हो रहा है उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो टैक्स होता है ना, ठीक है, तो उस टैक्स को कलेक्ट करना और उस टैक्स को पूरे इंडिया में एक जैसा रखना, तो इन सारी चीजों के लिए हमारा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। टू कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैविंग अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स, इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी इन द रूल्स एंड रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटीज लेवेबल ऑन दीज प्रिपरेशंस। यानी कि जो भी एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स है जो कि इन प्रिपरेशंस पे लिया जाना है वो हर जगह मतलब कि यूनिफॉर्म हो ऑल ओवर द कंट्री। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फार्मेसी एक्ट की बात करें तो फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है, ठीक है, वो सही तरीके से हो, मतलब कि सही लोग यहाँ पे उसमें आए, है ना, कोई गलत बंदा ना चला है जिसको नॉलेज ही ना हो और गलत दवाएं ना सेल हो। फार्मेसी कह सकते हो फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए हमारा ये एक्ट जो है लाया गया था। देखिए इसी एक्ट की वजह से जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है उसका स्टेटस यहाँ पे इंडिया में रेज हुआ, थोड़ा सा उसका स्टेटस इंप्रूव हुआ। वरना पहले क्या था ना कि पहले कोई भी दवा को बेच सकता था और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी मिलावट वाली दवाएं, गलत दवाएं यहाँ पे लोगों को बेची जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस भी देखने को मिल रहे थे। तो इस फार्मेसी एक्ट ने इन सभी चीजों को कंट्रोल किया और फार्मेसी प्रैक्टिस को यहाँ पे रेगुलेट किया। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब कोई भी ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो कि दवाओं को प्रिपेयर करे, दवाओं को डिस्पेंस करे और एडवाइस करे, ठीक है, कि कैसे दवाओं को सेफली यूज करना चाहिए। और मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है कि ये हमारा वो पर्सन होता है जो कि बीमारी को, देखो मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब डॉक्टर, देखो डॉक्टर का काम है बीमारी से, ठीक है, और फार्मासिस्ट का काम होता है दवा से। तो बीमारी को डायग्नोस करना, ट्रीट करना, प्रिवेंट करना, ये सारा काम होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, और दवाओं से रिलेटेड जो भी काम है वो होता है फार्मासिस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल की बात करें तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल काउंसिल मतलब कि हमारा वो बॉडी होती है जो कि हमारा सेंट्रल लेवल पे यानी कि पूरे कंट्री लेवल पे काम करती है और यहाँ पे रेगुलेट करती है फार्मेसी एजुकेशन, प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन अ कंट्री। जैसे कि सेंट्रल काउंसिल हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, तो ये हमारा क्या है, पीसीआई हमारा एक सेंट्रल काउंसिल है। और स्टेट काउंसिल क्या होता है? स्टेट काउंसिल भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती हैं जो कि किसी पार्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस है और जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसको ध्यान रखती हैं, है ना, ऑन अ स्पेसिफिक स्टेट और रीजन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज के बारे में। तो देखो अब बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड ये दोनों लेबोरेटरी हमारी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। आप ये समझो जैसे बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या होता है, ये हमारी वो लेबोरेटरी होती है जहां पे आपने मान लो कि स्पिरिट मतलब कि अल्कोहल को जब खरीदा, ठीक है, तो अल्कोहल को खरीदने पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी जब आपने उसको खरीदा तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, लेकिन जब आपने उसको खरीद के दवाओं को फाइनली बना लिया और बनाने के बाद जब आप यहाँ पे उसको बेचने जाओगे, ठीक है, तो बेचने जाओगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझो कि आपने दवा को बना लिया तब तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही दवा बन गई और दवा को आपने मार्केट में पहुंचाना चाहा तो उस टाइम आपको टैक्स देना पड़ेगा बॉन्डेड में। और नॉन बॉन्डेड में क्या होता है? नॉन बॉन्डेड में ये होता है कि आपने जब अल्कोहल खरीदा तो उसी टाइम आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जो भी दवाएं में अल्कोहल यूज होता है तो वो अल्कोहल जब आप खरीदते हो तो बॉन्डेड लेबोरेटरी में क्या होता है कि खरीदते समय टैक्स नहीं देना पड़ता। नॉन बॉन्डेड में क्या होता है, खरीदते समय ही टैक्स देना पड़ता है, बस यही डिफरेंस होता है। अब देखो बॉन्डेड क्या होता है कि थोड़ा सा लार्ज स्केल के लिए ज्यादा सुटेबल होता है और नॉन बॉन्डेड स्मॉल स्केल के लिए। क्योंकि देखो बॉन्डेड लार्ज स्केल के लिए क्यों सुटेबल होता है, क्योंकि इसमें खरीदते समय टैक्स नहीं देना है। यानी कि समझ लो इनिशियली जब आप बना रहे होगे तब आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स आपको बाद में देना है। और यहाँ पे क्या है कि पहले ही सारा खर्चा हो जाता है क्योंकि टैक्स भी हमें स्टार्टिंग में देना है। बाकी देखो दोनों ही लाइसेंस्ड होते हैं और दोनों में ही हमारा क्या होता है कि जो नेसेसरी चीजें हैं, नेसेसरी में हमारा रॉ स्पिरिट होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रूम, स्टोर रूम होता है और इसमें भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग रूम, फिनिश्ड गुड स्टोर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी होती हैं। और एक्साइज ड्यूटी इसमें क्या होता है, पेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड। यानी कि देखो जब यहाँ पे जो भी गुड मतलब कि हमारी दवाएं हैं वो जब रिमूव होनी है, यानी कि जब लैब में बनके तैयार हो चुकी हैं, मार्केट में जाना है, तब उनको टैक्स देना है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने स्पिरिट यानी अल्कोहल को परचेस किया तभी आपको टैक्स देना है। और यहाँ पे हमारा एक एक्साइज स्टाफ होता है। देखो कहाँ, बॉन्डेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने टैक्स अभी तक नहीं पे किया तो यहाँ पे एक एक्साइज स्टाफ होता है जो कि सारी निगरानी रखता है। और यहाँ पे आपने टैक्स पहले से ही पे कर दिया तो कोई एक्साइज स्टाफ नहीं होता है। और यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती तो उतना कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी सिंपल सी बात है कि ये वो प्रिपरेशन होती है जहाँ पे आप चीजों को बना तो सकते हो लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब मान लो कोई दवा आप बना रहे हो तो दवा में कुछ चीजें आप नहीं ऐड कर सकते, वो हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, एक होता है CPCSEA, तो ये हमारा होता है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका याद कर लेना फुल फॉर्म आप लोग। NLEM का मतलब होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और IAEC का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो आ जाता है गिव द कंपोजिशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो देखिए, जो IAEC होता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है। पहली बात तो एक लीडर होता है, 2 रिसर्चर होते हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी से, एक रिसर्चर हमारा एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट से होता है, ठीक है, एक सोशली कॉन्शियस नॉन साइंटिस्ट होता है, मतलब जो सोशली कॉन्शियस हो। देखो, ये यहाँ पे एनिमल्स के वेलफेयर में हमारी एक कमेटी होती है, तो जो एनिमल्स के बारे में सोचता हो एक ऐसा मेंबर होना चाहिए। एक CPSEA का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा ही। उसके बाद एक साइंटिस्ट होता है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एनिमल फैसिलिटी के लिए। एक वेटरिनेरियन होता है, ठीक है, मतलब जो पशु चिकित्सक होते हैं। और एक हमारा एडिशनल इन हाउस साइंटिस्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे जो है मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी के अंदर। उसके बाद देखो, NLEM की बात करें तो NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। नाम से ही क्लियर है, ये हमारी वो दवाओं की लिस्ट होती है जो कि बहुत जरूरी दवाएं होती हैं। आप ये समझो कि ये वो दवाएं हैं जो कि लगभग कह सकते हो ज्यादातर लोगों में जो कॉमन बीमारियां होती हैं, जहां पे इनकी जरूरत बहुत ज्यादा लग सकती है, तो ये हमारी वो मेडिसिन होती हैं जो कि कह सकते हो अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि इनका यूज हमारा सबसे ज्यादा होता है। मतलब पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा यही दवाएं हमारी यूज की जाती हैं। उसके बाद देखो, अगर मान लो जो दवा है, ठीक है, उसका रिटेल प्राइस अगर कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा ये होता है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। रिटेल प्राइस का फॉर्मूला होता है MC + CC + PM + PC × 1 + MAP/100 + ED। तो इन सब का फुल फॉर्म क्या है, RP का रिटेल प्राइस हो गया, MC मतलब मटेरियल कॉस्ट हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, इसको याद ही करना है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो देखो, ये भी हमारा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हमारे ड्रग के प्राइस पर एक कंट्रोल किया गया। जैसे पहले क्या था, पहले दवाओं को कितना भी महंगा बेचा जा सकता था, लेकिन इस एक्ट के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ड्रग के प्राइस पर एक कंट्रोल किया गया। स्पेशली जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं, मतलब वो दवाएं जो कि ज्यादातर लोगों के कभी भी काम आ सकती हैं, उन दवाओं का प्राइस यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ज्यादातर लोग यहाँ पे अफोर्ड कर पाए। तो उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे इसके अंदर लाए गए, ठीक है, ताकि रीजनेबल प्राइस हो एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन पर, और रैशनल यूज, यानी कि देखो जो भी दवाएं हैं वो सही तरीके से यूज करी जाए, है ना, उनका जरूरत पड़ने पे ही यूज हो, टू एनकरेज द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन विद इकोनॉमिक साइजेस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। तो देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मतलब होता है कि आपको, जैसे मान लो कोई भी योजना अगर जो गवर्नमेंट हमारी ला रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे हमारा फार्मेसी की फील्ड में हो, चाहे मान लीजिए बाकी भी फील्ड में जो भी योजनाएं हमारी आती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है अगर आप चाहो तो। जैसे मान लो स्कॉलरशिप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आई, कोई अपडेट आया, कोई भी फंड, कितना फंड रिलीज हुआ, जैसे क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पब्लिक होती है, ठीक है, कि कितना फंड यहाँ पे किसी कह सकते हो प्रोग्राम में रिलीज किया गया, उस फंड का कैसे यूज हुआ, कहाँ कहाँ यूज हुआ। जैसे मान लो ब्रिज वगैरह बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उसमें कितना फंड दिया गया, वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जबकि पहले ऐसा होता था कि ये सारी चीजें मतलब छुपा के रखी जाती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सकती है। यानी कि ये हमारे स्टैब्लिश करता है क्लियर सिस्टम ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो भी नागरिक हैं, जो भी पब्लिक है, ठीक है, उसको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाए। टू इनकरेज, यहाँ पे ओपननेस को इंक्रीज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो भी पब्लिक है, ठीक है, उनका जो भी ऑपरेशन, मतलब जो भी चीजें इस कंट्री में हो रही हैं, तो उनमें पब्लिक की पूरी भागीदारी हो। और उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में। तो देखो, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, देखो एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब कह सकते हो सही चीजें, है ना, कि हमें सही चीजें करनी चाहिए। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अंदर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फार्मासिस्ट को फॉलो करना ही चाहिए। कि मतलब देखो, फार्मासिस्ट को क्या है कि एथिक्स का मतलब क्या है कि फार्मासिस्ट को हमेशा पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, है ना। उसको कह सकते हो, अगर मान लो कोई दवा है, ठीक है, जो कि उसको सस्ते में दी जा सकती है, तो उसको महंगा नहीं बेचना चाहिए, अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब जो एथिक्स फार्मासिस्ट को फॉलो करनी चाहिए, वही सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। इट एम्फसाइजेस द एथिकल, तो फार्मासिस्ट की कौन कौन सी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की तरफ, ठीक है, जो भी सोसाइटी है उसकी तरफ, तो वो सारे हमारे, और जो भी कलीग्स हैं उनके, तो वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। द कोड हेल्प्स इंश्योर दैट फार्मासिस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट व्हाइल अडहेरिंग टू लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें मतलब ये कोड इंश्योर करता है कि जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट के हित में काम करे, और जो भी लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उनको फॉलो भी करता रहे।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हाथी कमेटी की बात करें तो हाथी कमेटी में क्या था कि पहली बात तो ये हमारे जयसुख लाल हाथी इसके चेयरमैन थे, और ये कमेटी हमारी बनाई गई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ को मेजर करने के लिए। और इस कमेटी ने हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि हमारा लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, फॉरेन सेक्टर का रोल क्या है इंडिया में, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब पर हमारे टॉपिक्स को यहाँ पे इस कमेटी ने कवर किया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेटेंट एक्ट के बारे में। तो देखो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मतलब जैसे मान लो आपने कोई चीज अगर डिस्कवर करी जो कि बिल्कुल आपकी क्रिएशन है, आपका इन्वेंशन है, तो उस पर आपका पेटेंट हो जाता है कि वो आपका है। तो पेटेंट एक्ट के अंदर बेसिकली यही सारी चीजें आ जाती है कि जैसे मान लो कोई क्रिएटर है, उसने कोई चीज क्रिएट करी तो उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे किसी चीज को अगर पेटेंट मिल गया तो जिस चीज को मतलब जिस पर्सन को पेटेंट मिला है फिर वो चीज उसी की हो जाती है, उस पर कोई दूसरा अपना हक नहीं जता सकता है ना, अपना अधिकार नहीं शो कर सकता है। और यहाँ पे देखो इससे क्या होता है कि हमारे जैसे कोई न्यू क्रिएटर हैं तो उनकी क्रिएटिविटी प्रमोट होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई चीज़ क्रिएट करी तो उसको पेटेंट मिल जाएगा। और पेटेंट मिलने से क्या होता है, पेटेंट मिलने से वो फेमस भी हो जाती है, ठीक है, उसको दूसरी जगहों पे नाम मिलता है। टू एसिलेट द टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और जैसे वही चीज़ है कि हमारा पेटेंट जब मिल जाता है तो उसको गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करती है अगर वो चीज़ अच्छी हो। उसके बाद मीनिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, जैसे स्पेसिफिक हो जाती है ना, जैसे मान लो कोई क्रिएटर है और उसको पेटेंट मिल गया तो वो पेटेंट क्या है, वो पेटेंट उस क्रिएटर का है, उस क्रिएटर का स्पेसिफिक है कि वो उसी का ही है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इन्वेंशन भी जो है इनकरेज होती है बाय प्रोमोटिंग। जैसे इन्वेंशन कैसे इनकरेज होती है कि आप अगर कोई चीज इन्वेंट करोगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपको पता होगा ना, क्योंकि आपको पेटेंट मिल जाएगा। तो पेटेंट एक्ट हमारी इन सारी चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, मतलब ये सारी चीजें हमारे पेटेंट एक्ट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है फार्मासिस्ट ओथ। तो फार्मासिस्ट ओथ मतलब कि उसको कौन कौन सी चीज़ें शपथ लेनी पड़ती है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप यहाँ पे देख लेना। सिंपल से वही है कि मैं अपने रूल्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा आई बिलीव द बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। इसको आप यहाँ पे एज इट इज देख लेना, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पेटेंट के बारे में। तो देखो पेटेंट हमारा वही आ जाता है अगेन कि हमारा एक लीगल प्रोटेक्शन होता है जो कि हमारा इन्वेंटर को ग्रांट किया जाता है फॉर अ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस अलाउइंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए जैसे किसी पेशेंट को मतलब किसी भी इन्वेंटर को पेटेंट मिल गया तो फिर अगर जिस चीज को लेकर उसको पेटेंट मिला है, ठीक है, मान लो कोई दवा भी है और अगर उसको पेटेंट मिला है किसी दवा का, तो उस दवा को अब अगर कोई भी मैन्युफैक्चर करेगा तो थोड़ा हिस्सा यहाँ पे उस पेटेंट मतलब उस क्रिएटर को भी यहाँ पे जाएगा, तो उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो जाता है इस केस में। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मुदालियार कमेटी की बात करें तो हमारा ये हमारा जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियार के चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ पे इस कमेटी ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, ठीक है, स्पेशली जो हमारी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं थी, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। और यहाँ पे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे 1961 में प्रेजेंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ल्यूनेटिक की बात करते हैं। तो ल्यूनेटिक हमारा एक पर्सन होता है जो कि मेंटली थोड़ा सा इल हो सकता है, मतलब मेंटल इलनेस होती है जो कि डेंजरस हो सकता है, सिली हो सकता है और अनप्रेडिक्टेबल, मतलब हम कह नहीं सकते कि ये अगले पल कौन सी हरकत करते, हो सकता है कोई डेंजरस हरकत करते, हो सकता है अपने आप को हार्म कर दे या फिर आपको भी हार्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे ल्यूनेटिक के अंदर आ जाती हैं और उसके बारे में जो भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे बताई गई है इंडियन लुनेसी एक्ट के अंदर। एंड फाइनली लास्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के बारे में। तो ये हमारी, इसको हम भोर कमेटी के नाम से भी जानते हैं और इसको हमारा सर जोसेफ बोर के अंडर में बनाई गई थी, ये हमारे चेयरमैन थे उसके। और इसने यहाँ पे इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इवेलुएट किया, मतलब उसको टेस्ट किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एंड रिकमेंड किया जो भी फ्यूचर इंप्रूवमेंट यहाँ पे इसके अंदर हो सकते हैं। तो देखिए ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 2 मार्क्स। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले एंड थोड़े बहुत पटाखे भी बीच बीच में छोड़ते रहे तो उसके लिए सो सॉरी। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे न्यू ईयर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।